देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहाँ पर दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में अब लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोग रिकवर भी हुए हैं। राजधानी में अब संक्रमण दर 0.04% रही है। राहत की बात यह है कि आज भी किसी मरीज की जान नहीं गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राजधानी में रविवार को 39,391 आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए, जिसमें से 8,454 रैपिड एंटीजन टेस्ट समेत कुल 47,845 कोविड टेस्ट किए गए थे। दिल्ली में 20 नए मामले इन तमाम टेस्ट के बाद सामने आए हैं, जिसके बाद अब तक के संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 14,38,517 हो गए हैं, जिनमें से 14,13,053 मरीज कोरोना मुक्त हो चुके हैं। और इसी के साथ दिल्ली में संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या अब 25,085 हो गई है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 369 रह गई है और इसमें से 116 मरीज घर पर ही रहकर अपना इलाज भी करवा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 100 पर पहुंच गई है। तो लगातार दिल्ली में संक्रमण दर घटती जा रही है। कोरोना की जो राहत की खबर दिल्ली वासियों के लिए और पूरे देश के लिए है, क्योंकि दिल्ली जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी कोरोना से, वहाँ पर अब कोरोना की रफ्तार घटने लगी है। लेकिन अभी भी संभावित तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। अगर इसी तरीके से तमाम चीज़ों के बारे में ध्यान रखा गया, सुविधाएं तमाम लोगों को दी गई और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया, तो शायद कहीं ना कहीं हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। लेकिन फिलहाल राहत की खबर दिल्ली वासियों के लिए ये कि दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की कमी लगातार होती जा रही है। लगातार जो नए मामले हैं उनमें कमी देखी जा रही है। कल की बात करें तो मात्र 20 केस जो हैं वो सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 28 लोग रिकवर भी हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो अच्छी होती जा रही है और केस लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की है। अब भी अगर हम पालन नहीं करते हैं तो वाकई जो संभावित तीसरी लहर है वो एक बार फिर से आ जाएगी। किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना के नियमों की गाइडलाइन का जब पालन होना चाहिए था, वो कहीं न कहीं अब जनता की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। और लगातार सड़कों की बात करें, मार्केटों की बात करें, वहाँ पर भी नियमों की कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है। मगर जिस तरीके से अब पिछले 24 घंटे के अंदर 20 लोगों की कह सकते हैं कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और कहीं न कहीं रफ्तार जो है वो हल्की सी जरूर बढ़ी है, मगर कहीं न कहीं अभी भी कंट्रोल के अंदर है और लगातार कोई न कहीं सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। मगर बात करें रिकवरी की, तो रिकवरी के दर जो है वो भी 28 लोगों अभी भी रिकवरी हो चुके हैं, यानी कि अभी ठीक हो चुके हैं, वो अपने घर जा चुके हैं। मगर लगातार जो कोरोना की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं नियमों को पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक लगभग 60% लोगों ने मास्क लगाना ही बंद कर दिया है। यानी कि क्या है, मार्केटों में, सड़कों पर मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तीसरी लहर का जो खतरा है वो बन सकता है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर विशेषज्ञों की भी राय माने तो उन्होंने भी कहा है कि तीसरी लहर बिल्कुल आ सकती है और तीसरी लहर जो है वो अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल देखने को मिलेगी। मगर लगातार कहीं ना कहीं नियमों का पालन होना चाहिए था। सिविल डिफेंस के जो जवान है उनको कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करनी चाहिए था। मार्केटों की बात करें, मार्केटों के अंदर जो दिल्ली सरकार के जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सख्ती से और ज्यादा सख्ती दिखानी चाहिए, ताकि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती की जाए। मगर अभी तक कह सकते हैं कि जो सिविल डिफेंस के जवान है उनकी तरफ से कोई भी सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ रेड लाइटों पे खड़े होकर जो गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, सिर्फ उनके ऊपर चालान किया जा रहा है। जी, लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही और सरकार की है कि अभी एक बार फिर से जागरूकता अभियान एक तरीके से चलाए और जनता को जागरूक करे, क्योंकि यही समय है जब हम कोरोना से पूरे तरीके से निजात पा सकते हैं। अभी अगर ढील बढ़ती गई तो फिर एक बार से फिर से स्थिति खराब हो जाएगी और दूसरी लहर में तो हमने देखा किस तरीके से हमने अपने अपनों को खोया है। तो इस समय में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो प्रशासन को सतर्क होने की और सरकार को जागरूकता अभियान चलाने की। क्या लोगों को जागरूक और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जागरूकता की, तो बिल्कुल सरकार की तरफ से जागरूकता की जा रही है, मगर धरातल पर वो जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। मतलब सीधे-सीधे कहें तो विज्ञापनों के माध्यम से ज़रूर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मगर हुँ, धरातल पर यानी सड़कों पर बात करें, मार्केटों में बात करें, यहाँ पर कोई भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही वो अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, जिनको अधिकारियों को सख्ती से पालन कराना चाहिए था। मानिए सीधे-सीधे कहें तो सिविल डिफेंस के लोग होने चाहिए थे, इनके दिल्ली सरकार के अधिकारी होने चाहिए थे, जो सख्ती से पालन कराएँ, मगर उनकी तरफ से अभी बिल्कुल सख्ती देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जो जनता जो है, वो बेफ़िक्र होती नज़र आ रही है। मगर यहाँ बात करें डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों के ऊपर ज़िम्मेवारी बिल्कुल बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब पिछले 24 घंटे के अंदर 20 केस आए हैं और उसके बाद में कहीं न कहीं रफ्तार बढ़ने की जो आशंका जताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है, वो कहीं न कहीं घातक हो सकती है, और तीसरी लहर के लिए भी ज़्यादा समय नहीं रह चुका है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आ सकती है, मगर डॉक्टरों के ऊपर दबाव भी बनेगा। मगर विशेषज्ञों की माने, तो विशेषज्ञों की तरफ से बिल्कुल कहा गया है, तीसरी लहर से बचाव के रास्ते अपनाने चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें सरकार की गाइडलाइन जिन अधिकारियों को फॉलो कराना चाहिए था, वो अधिकारी अभी तक गायब दिख नजर आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। मगर जनता जो है, वो इसी बात का फायदा उठाते हुए कहीं न कहीं मास्क नहीं लगा रही है, सोशल हुँ। डिस्टेंसिंग नहीं कर रही है, और कहीं न कहीं तीसरी लहर को जो दावत दी जा रही है जनता के द्वारा भी और सरकार के अधिकारियों के द्वारा भी। मगर कहीं न कहीं अगर समय रहते हुए इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, जो हमने दूसरी लहर के अंदर भी देखने को मिला था। जी। हुँ, बिल्कुल, मुश्किलें तो आ सकती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से बचने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ भी हमारी बेहतर होनी चाहिए। किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएँ फिलहाल दिल्ली में है? क्योंकि तीसरी लहर जो है वो संभावित है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में बताया जा रहा है कि उसका पीक भी जल्द ही आ जाएगा। तो उन स्थितियों से बचने के लिए अभी से हमें तैयारियाँ करनी होगी और स्वास्थ्य सुविधाएँ और डॉक्टर्स की जो कमी हमें दूसरी लहर में देखने को मिली थी, उसे पूरा करना होगा। किस तरीके की सरकार की प्लानिंग? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दूसरी लहर की, तो दूसरी लहर की जो उस समय कमी देखने को मिली थी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी, वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी कहीं न कहीं आमने-सामने हो रहे थे, और कहीं न कहीं आरोप-प्रत्यारोप चल रहा था। मगर बात करें जिस तरीके से अब मोदी जी के जन्मदिन पर, यानी कि जिस तरीके से 17 सितंबर को जिस तरीके से जन्मदिन मनाया गया और लगभग 2 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई, तो उससे कहीं न कहीं उपलब्धि ज़रूर हासिल हुई। मगर लगातार उसके अंदर इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि में और कटौती होती न रही, क्योंकि एक दिन तो ज़रूर 2 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई, हुँ, मगर उसके बाद में जो स्थिति है, वो कहीं न कहीं नॉर्मल होती नज़र आ रही है, यानी कि आंकड़े घटते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें सरकारों की तरफ से वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है, उसको कहीं न कहीं रफ्तार देनी चाहिए थी, और कहीं न कहीं जनता के बीच में अभी तक जागरूकता करनी चाहिए थी। मगर जागरूकता सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम से ही किया जा रहा है। जनता के अधिकारी बिल्कुल कर रहे हैं, ज ज ज जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बात करें धरातल पर, मार्केटों में, सड़कों पर इस तरीके की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है। सिविल डिफेंस के जवान सिर्फ गाड़ियों के अंदर बैठे हुए लोगों को ही चालान काट रहे हैं, उसके बाद में मार्केटों के अंदर जाके बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो तीसरी लहर का खतरा है, वो बढ़ा हुआ है। और कहीं न कहीं विशेषज्ञों की बिल्कुल राय सही है कि तीसरी लहर जो है, वो अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर की शुरुआत में ही आ सकती है, तो हुँ, उससे बचाव के रास्ते अपनाने चाहिए थे। मगर यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है, और यही लापरवाही हमें दूसरी लहर के अंदर भी देखने को मिली थी, और कहीं न कहीं दिल्ली सरकार कह रही थी कि हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर दूसरी से लहर भी जो थी, वो कंट्रोल करने से उनसे बाहर हो चुकी थी, और कहीं न कहीं बाज़ारों की जो हालत थी, वो यही चीज़ थी कि कहीं न कहीं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। अगर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर भी इसी तरीके की आ सकती है, और कहीं न कहीं उससे भी बचाव के रास्ते अपनाने चाहिए। मगर यहाँ पर भी अधिकारियों की तरफ से दोबारा से वही चीज़ कमी देखने को मिल रही है, जो दूसरी लहर के अंदर थी, यानी कि नियमों का पालन सिर्फ गाइडलाइन के अंदर है, और धरातल पर गाइडलाइन का हुँ, फॉलो नहीं किया जा रहा है। जी। बिल्कुल। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है दिल्ली में, राजीव? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके वैक्सीनेशन की बात करें, तो वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है, लगातार कोशिश भी की जा रही है उसके अंदर बढ़ोतरी हो, और जिस तरीके से मोदी जी के जन्मदिन पर 2 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद में ज़रूर आंकड़े घटे हैं, मगर कोशिश यही की जा रही है कि हर तरीके से वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है, वो जनता तक पहुँच सके। मगर जो समय रखा गया है एक वैक्सीन के बीच में दूसरी डोज़ के लिए, यानी 3 महीने का जो गैप रखा हुआ है, उसको कम किया जाए, ताकि जनता के पास दोनों डोज़ जल्द से जल्द हुँ, पहुँच सके, क्योंकि अब सितंबर का महीना भी बिल्कुल खत्म होने वाला है, और अक्टूबर शुरू होने वाला है, और अक्टूबर की लास्ट में और नवंबर की शुरुआत में ही तीसरी लहर का खतरा बताया गया है। तो कहीं न कहीं वैक्सीन के जो टीकाकरण है, उसको कहीं न कहीं रफ्तार देने के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और अधिकारियों की तरफ से भी कैसे मुहिम चलानी चाहिए, ताकि जनता के बीच में जा जाकर ये कोशिश की जाए कि वो टीकाकरण करवाएं, और जिन तक टीकाकरण अभी तक नहीं पहुंचा है, उन तक भी पहुंचाएं, और जो वैक्सीन सेंटर जो बने हुए हैं, जिनके अंदर वैक्सीन नहीं है, या फिर वैक्सीन सेंटर जो बंद पड़े हुए हैं, उनको भी दोबारा से स्टार्ट किया जाए। जी। हुँ।
राजीव, देखिए ये जिम्मेदारी तो प्रशासन और सरकार की है, लेकिन सबसे पहले जनता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और खुद ही तमाम चीजें सुधारनी पड़ेगी, तभी सरकार और प्रशासन कुछ कर सकते हैं। जनता किस तरीके से इन चीजों को ले रही है, क्योंकि अगर हम ही जागरूक नहीं होंगे तो फिर हम कैसे तीसरी लहर से बच सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की जागरूकता की, तो बिल्कुल जागरूकता होती नज़र आ रही है और यहाँ तक कि जो 17 सितंबर को जिस तरीके से मोदी जी के जन्मदिन पर सबसे ज़्यादा युवाओं ने वैक्सीन लगवाई थी और युवाओं ने ही बढ़-चढ़-कर हिस्सा लिया था और अभी तक वो युवा जो है वो बढ़-चढ़-कर हिस्सा ले रहे हैं अपने वैक्सीन के लिए। मगर लगातार कहीं न कहीं जागरूकता की कमी नज़र देखने को मिल रही है और सरकारों की ज़िम्मेवारी सिर्फ़ इतनी रह गई है कि सिर्फ़ न कह सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए और उसके बाद में जनता जो है वो अपने आप नियमों का पालन करे। मगर यहाँ पर थोड़ी बहुत जिम्मेवारी अधिकारियों की भी बनती है और वैक्सीन सेंटरों पर अगर वैक्सीन की कमी है या फिर जिन वैक्सीन सेंटरों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों के अंदर वैक्सीन सेंटर बनाए थे, मगर अभी तक वैक्सीन सेंटर जो स्कूलों के अंदर थे वो लगभग कह सकते हैं 50% के करीब बंद पड़े हुए हैं और सिर्फ चुनिंदा स्कूलों के अंदर या फिर चुनिंदा वैक्सीन सेंटरों के अंदर ही वैक्सीन लगाई जा रही है। मगर यहाँ पर अधिकारी जो होने चाहिए थे और वैक्सीन सेंटर लगातार सुचारू रूप से चालू रहने चाहिए थे, उसके अंदर जरूर कमी देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वैक्सीन सेंटरों को बढ़ाया जाए और वैक्सीन जो है वो लगातार बढ़ाई जाए और जनता को जागरूक किया जाए और जनता के बीच में पहुंचकर भी कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने के साथ साथ ये कहा जाए कि वैक्सीन की जो दोनों डोज है वो जल्द से जल्द लगवाए ताकि वायरस का खतरा जो है वो कम से कम हो सके। जी राजीव, एक समझने वाली बात देखिए ये है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जन्मदिन था तो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया और उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन जब बात हम दूसरे राज्यों की करते हैं तो वहां पर वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आती है। उन 2 करोड़ लोगों को भी तो वैक्सीनेशन हुआ, तो फिर कमी आखिर कहां पर है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एक दिन यानी कि 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन तो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों ने जनता के बीच में जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को उत्साहित किया, यहाँ तक कि वैक्सीन भी लगवाई गई और आंकड़ा भी 2 करोड़ लोगों का भी सामने नजर आया। मगर बात करें जिस तरीके से अब 2 करोड़ आंकड़े जो छोड़ने के बाद में जो आंकड़े स्थिति बननी चाहिए थी, यानी कि लगातार कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोज के वैक्सीन टीकाकरण लगने चाहिए थे। मगर यहाँ पर बात करें वैक्सीन की कमी भी देखने को मिल रही है और वैक्सीन सेंटरों पर लोगों की कमी भी देखने को मिल रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए भी जो अधिकारी होने चाहिए थे, जो नेता होने चाहिए थे, जो कार्यकर्ता होने चाहिए थे, वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। बस सिर्फ एक दिन के लिए जरूर मुहिम चलाई गई थी, शायद वो एक दिन की ही मुहिम थी, मगर लगता है जनता को यही समझना, जनता को भी यही लगता है कि सरकारें सिर्फ एक दिन जागती हैं और उसके बाद में फिर सो जाती हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता भी सोती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें वैक्सीन के लेकर जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए सरकारों को कदम बढ़ाना होगा ताकि जनता जो है वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन सेंटरों पर पहुंचे और अपना टीकाकरण लगवाए। जी बिल्कुल टीकाकरण लगवाएं, लेकिन दिल्ली में फिलहाल वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है ये तो आपने बताया, लेकिन क्या दिल्ली में अभी भी सरकार के पास वैक्सीन इतनी पर्याप्त है कि वो वहां पर दिल्ली की जनता को पूरे तरीके से वैक्सीनेट कर पाए या फिर अभी जरूरत है वैक्सीन की। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हमने देखने को मिला था, दिल्ली सरकार बार बार कह रही थी कि उनके पास वैक्सीन की कमी है, केंद्र सरकार उनको वैक्सीन उपलब्ध कराए, मगर यहाँ पर अब लगातार वैक्सीन मिल रही है। मगर जितनी वैक्सीन मिली है या फिर दिल्ली सरकार ने जितने स्कूलों के अंदर वैक्सीन सेंटर खोले थे वो लगभग 50% के करीब ही है, यानी कि अभी कह सकते हैं कि आधे वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं और जो आधे वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे जो स्कूलों के अंदर वो बिल्कुल दिल्ली सरकार के बंद पड़े हुए। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से अब कोशिश कर रही है उससे साफ जाहिर है कि उनकी जो कोशिश है सिर्फ 5 राज्यों के चुनावों की तरफ है, जनता की तरफ सिर्फ कह सकते हैं जागरूकता करने की कोशिश की जा रही है, जनता को सिर्फ इतना कहा जा रहा है। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नौकरशाही में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को अब सुबह 9 बजे कार्यालय में हाजिर होना होगा और इसी के साथ 1995 बैच के IAS अफसर हुसैन लाल पंजाब के नए CM चरणजीत सिंह चन्नी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जबकि साल 2000 बैच के IAS अफसर राहुल तिवारी CM के विशेष मुख्य सचिव होंगे और इसी के साथ मुख्य सचिव और DGP की भी बदले जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके बाद से पंजाब के प्रशासनिक हलके में हलचल तेज हो गई है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना पदभार संभालते ही सभी कर्मचारियों को सुबह 9 बजे सरकारी दफ्तरों में हाजिर होने और दफ्तर के समय तक बने रहने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विभागों के प्रमुखों से कहा कि हफ्ते में 2 बार कर्मचारियों को औचक उनकी चेकिंग भी की जाए और किसी भी तरीके से आम जनता का काम रुकना नहीं चाहिए। इस तरीके के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दे दिए हैं। तो
पंजाब के नए मुख्यमंत्री ने अपना पद संभालते ही नौकरशाही में बदलाव शुरू किया और बड़े आदेश जो हैं वो अधिकारियों को दे दिए हैं। लगातार जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में कलह थी, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में मात्र 4 महीने का समय रह गया है और इन 4 महीनों में चरणजीत सिंह चन्नी के सामने बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं जिनका उन्हें सामना करना है और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी के सर है और इसीलिए उन्होंने सत्ता में आते ही एक्शन शुरू कर दिया है और लगातार तमाम अधिकारियों को आदेश भी दे दिए हैं। सबसे पहला आदेश नौकरशाही में बदलाव का हुआ और इससे पहले कल ही उन्होंने आम जनता और जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनसे भी अपने काम पर वापस लौटने की मांग की थी और कहा था कि जो भी होगा उनके हक में होगा और फैसला लिया जाएगा जल्द ही। लेकिन उससे पहले उन्होंने तमाम कर्मचारियों को एक बार फिर से अपनी नौकरी पर और काम पर ड्यूटी पर वापस आने के आदेश दे दिए थे। तमाम अधिकारियों को आदेश चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कल ही उन्होंने शपथ ग्रहण की है और एक बार फिर से शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने अपना पूरे तरीके से रूप दिखा दिया और एक बार फिर से नौकरशाही में बदलाव शुरू कर दिए हैं। एक्शन में शपथ ग्रहण करते ही वो आ गए थे, वहां पर उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को धन्यवाद भी किया और उसी के साथ सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। सुबह 9 बजे सरकारी दफ्तर खोलने की अनुमति दे दी है और इसी के साथ सुबह 9 बजे कर्मचारियों को दफ्तर में हाजिर होने के लिए भी आदेश दिए हैं। तो इसी पर पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से अब एक्शन में आ गई है पंजाब की सरकार, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव नजदीक है, मात्र 4 महीने, और सबसे बड़ी जो चुनौतियां कह सकते हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी जो नए सीएम हैं उनके सामने विधानसभा चुनावों में जीत ही है, और क्या कुछ चुनौतियां और जिस तरीके से अब लगातार एक्शन में सरकार आ गई है, इसका कारण? देखिए, बिल्कुल दिन रात एक करना होगा चन्नी सरकार को, और जिस तरह से पहला दिन रहा सरकार का, उससे लगता भी है कि सरकार जो है वो अब पूरी तरह से एक्शन में है, क्योंकि समय की नज़ाकत भी है और समय कम भी है। तो पहला ही दिन जिस तरह से कई अहम फैसलों वाला रहा, तो निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं अपनी जो बड़ी चुनौती है, उसको समझते हुए जो चन्नी सरकार है वो अब आगे कदम बढ़ा रही है। पहले ही दिन जो सबसे बड़ा एक्शन हुआ वो ये कि मुख्यमंत्री कार्यालय में ही 2 बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया, उनकी जगह नियुक्ति नई जो है वो की गई, और ये दोनों बड़े अधिकारी जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी नजदीकी अधिकारी कहे जाते थे, और इनको बदलकर उनकी जगह दूसरे 2 अधिकारी जो हैं उनकी नियुक्ति की गई। और इसके साथ ही कर्मचारी वर्ग को जो पूर्व की सरकार थी वो कहीं न कहीं ये एक आश्वासन दे रही थी कि जो पेंशन में बढ़ोतरी, जो उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वो जो लागू है वो नवंबर तक की जाएगी। लेकिन चन्नी सरकार ने पहले ही दिन उसकी नोटिफिकेशन जारी की, यानी कर्मचारी जो लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से सड़कों पर थे अपनी इस मांग को लेकर, वो उनको शांत करने की कोशिश की है। और जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो तुरंत सेक्रेटेरिएट पहुंचते हैं, वहां पर अपना चार्ज संभालते हैं, उसके बाद प्रेस से मुखातिब होते हैं, जहां पर उन्होंने कर्मचारियों को कहा था कि वो अपने अपने कामों पर लौट जाएं जहां जहां पर भी हड़ताल पर हैं, और उसके बाद क्योंकि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो उन्होंने अपना ये वादा तुरंत पूरा भी किया। उसी दिन कुछ ही घंटे बाद नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई। कर्मचारियों पर कितना का असर पड़ेगा ये अभी देखना होगा, लेकिन कई अहम फैसले जो हैं वो कर लिए गए, और सबसे बड़ा फैसला जो है वो रात, क्योंकि रेत माफिया से काफी ज्यादा परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से रेत काफी महंगा मिल रहा था। खास ही एक खनन माफिया जो है वो पंजाब में पनप रहा था। तो रात कैबिनेट की बैठक में वो व्यस्त रहे। 8 बजे से बैठक ये शुरू हुई थी। ये कहें कि 3-4 घंटे तक लगातार माथापच्ची की गई, और इसमें कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यही था कि खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए जो रेत है वो उसमें से ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, और किसानों को ही सीधा अधिकार दिया जाए कि वो अपने
खेत से रेत जो है उठवा सकते हैं, बेच सकते हैं। इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक तो खनन माफिया तो समाप्त होगा ही होगा, साथ ही किसानों को सीधे तौर पर अधिकार जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ ही लोगों को काफी सस्ते दरों पर जो है वो रेत उपलब्ध होगा। तो ऐसे में एक बड़ी राहत जो है वो पंजाब के लोगों को दी। इसके अलावा जो बिजली के 200 यूनिट माफ करने का एक अभी तक प्रावधान था, उसको 300 तक कर दिया गया दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए। इसके साथ ही 32,000 जो घर हैं वो ग्राम योजना के आवास योजना के तहत माफ कीजिएगा, उस योजना के तहत जो है वो बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और इनको आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती और रियायती दरों पर दिया जाएगा। तो ऐसे कई अहम फैसले हैं जिनको पहले ही दिन चन्नी सरकार ने लिया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से तेजी दिखाई दी पहले दिन सरकार के कार्यों में, जी। उसी तेजी से काम करना होगा, बल्कि गति और बढ़ानी होगी, क्योंकि चुनौतियां कई हैं और जो समय है वो बहुत कम है। तो ऐसे में अब ठीक है। आने वाले दिनों में किस तरह जी, के ठीक है कुलबीर जी, कार्य आप प्रणाली जुड़े रहे रहेगी। हमारे साथ, मैं जानकारी आपसे लेती रहूंगी। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि वो एक कार्यक्रम में अन्य सभी अधिकारीगण, सशस्त्र सीमा बल, भारत सरकार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस भव्य साइकिल रैली के समस्त प्रतिभागी, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं उपस्थित सभी सम्मानित तो एक बार फिर से रुख मुद्दे का कर लेते हैं। कुलवीर दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से ब्यूरो चीफ। कुलवीर जी, देखिए तमाम ये मुद्दे तो अहम हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है पंजाब में जाट और सिख समुदाय जो है वो सबसे ज्यादा है। तो जो दलित नेता है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या इन 4 महीनों में यही होगी कि तमाम जातियों में समन्वय कैसे बनाया जाए। देखिए, इसके लिए भी कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला जो है वो लेकर आई है कांग्रेस। ना केवल दलित जो नेता है उसको मुख्यमंत्री बनाया गया है, बल्कि हिंदू और जाट सिख जो है उससे भी एक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। यानी जातिगत समीकरण जो है, संतुलन जो है वो बनाने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक दलित वोट बैंक का सवाल है, तो सबसे बड़ा दांव जो है या फिर सबसे बड़ा लकीर खींचने की कोशिश की है सबसे बड़ी विपक्षी दलों की लकीर को काटते हुए, क्योंकि घोषणा की जाती है श्रोमणी अकाली दल द्वारा, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक घोषणा की जाती है कि दलित जो है वो मुख्यमंत्री होगा यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। तो दलित वर्ग से मुख्यमंत्री होगा। तो एक बड़ा दांव जो है दलित के वोट बैंक के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने खेला था, जिसके बाद श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन वहां से भी इस तरह की घोषणा हुई कि दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और कहीं ना कहीं इसी लीक पर आम आदमी पार्टी भी चलती नजर आई। लेकिन वास्तविकता में कांग्रेस के हाथ में क्योंकि सत्ता की बाजी है, वहां पर एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर वो सपना जो है वो दलितों का साकार किया और पहली बार कोई दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश न केवल जनता को की है, दलित समुदाय को कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस आलाकमान ने की, बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका दलित कार्ड की जो लकीर है उसको भी छोटा करने में कहीं ना कहीं कामयाबी कांग्रेस ने हासिल की। हालांकि राजनीतिक लाभ इसका कांग्रेस को कितना रहेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहले ही दिन चन्नी सरकार एक्शन में आई है, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो पंजाब में अब देखने को मिल सकता है, लोगों को राहत मिल सकती है। खास तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए थे कि जो ऑफिस समय है उसकी पालना की जाए, यानी जब ऑफिस खुले तो उससे सुनिश्चित किया जाए कि जो कर्मचारी हैं वो समय से ऑफिस पहुंचे और समय से ऑफिस से रुखसत हों छुट्टी के बाद, ताकि जो जनता है उसके कामों में कोई किसी तरह का व्यवधान ना आए। और औचक निरीक्षण जो है वो अधिकारियों को कहा गया है, जो विभागाध्यक्ष होंगे उनको कहा गया है कि सप्ताह में 2 बार औचक निरीक्षण करके आप हाजिरी का पता लगाइए कि क्या इन आदेशों की पालना हो रही है या नहीं। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिला स्तर पर, उनको ये साफ निर्देश दिया गया है कि वो जनता के बीच में जाएंगे, ना कि जनता उनके पास चलकर आएगी। और क्योंकि इस व्यवस्था से भी अफसरशाही की जो व्यवस्था थी उससे भी काफी त्रस्त थे लोग,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे अड़ियल अधिकारी हैं जिनका व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं होता, और यदि जनता उनसे मिलने की या बात करने की कोशिश भी करती है तो कहीं न कहीं एक एक अड़ियल रवैया जो है वो जनता को ठेस पहुँचाता है। तो उनको साफ निर्देश दिए गए हैं ऐसे अधिकारियों को कि इस तरह का व्यवहार या इस तरह का रुख उनका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, लेकिन अभी आगे-आगे तस्वीर जो है वो साफ होती जाएगी कि इन इन आदेशों का कितना का ज़मीनी स्तर पर कितना का असर पड़ रहा है और उसका आगे फिर लोगों पर कितना असर पड़ रहा है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी। हुँ। इसी के साथ देखिए जो चुनौतियाँ उनके सामने हैं, ये भी एक बार दर्शकों को बताएँ, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती बेअदबी का मुद्दा भी हो सकता है, जिसको लेकर खुद चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, वो कई बार आमने-सामने रह चुके हैं बेअदबी के मुद्दे को लेकर, और कई बार ये जो मुद्दा है, ये तमाम बार बड़ा रहा है, और यही मुद्दा जो है, उसने कांग्रेस में कहीं न कहीं फूट भी डलवाई है। तो इस मुद्दे को लेकर और कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, जो चरणजीत सिंह चन्नी के सामने फिलहाल हैं? देखिए, बेअदबी का मुद्दा ही एक ऐसा मुद्दा था जिसने कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को झटका दिया, उनकी कुर्सी तक जाती रही, क्योंकि बेअदबी के मामले में कांग्रेस ने ये वादा किया था 2017 के चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने ये वादा किया था कि यदि सत्ता में पार्टी आती है तो बेअदबी के दोषी जो लोग हैं उनको सजा दी जाएगी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करती रही सरकार, कैप्टन सरकार। इस तरह के आरोप जो हैं वो कांग्रेस की ही लॉबी ने जो खासतौर पर कैप्टन के खिलाफ खड़ी थी, कैप्टन सरकार के खिलाफ खड़ी थी, कांग्रेस की अपनी ही लॉबी ने लगाने शुरू की, और वहीं से कहीं न कहीं ये जो बिखराव है कांग्रेस में वो बढ़ता गया। और सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या इस बेअदबी के मुद्दे को, क्योंकि कानून उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि भावनात्मक फैसले जो है वो सरकार नहीं ले सकती। तो ऐसे में कानूनी प्रक्रिया किस तरह से किस तेजी से चलेगी ये देखना होगा, लेकिन चुनौती जो है वो बड़ी जरूर है। ठीक है कुलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो चंडीगढ़ से है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पीपल कन्वेंशन सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन को लेकर आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आगे की रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है और जनता को बताया जा सकता है कि किसानों की आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे बलबीर सिंह राजेवाल करेंगे और उसके बाद तमाम जानकारी मीडिया के सामने रखी जाएगी कि किस तरीके से आगे की किसानों की रणनीति रहने वाली है। तो किसान आंदोलन लगातार पिछले 10 महीने से जारी है और इसी को लेकर अब बलबीर सिंह राजेवाल चंडीगढ़ की पीपल कन्वेंशन सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान है बलबीर सिंह राजेवाल, जो आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लगातार जिस तरीके से पिछले 10 महीने से किसान सड़कों पर है और अभी तक उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं और कई किसानों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति किसानों की रहने वाली है, किस तरीके से पंजाब में सरकार बदलने पर उनकी क्या कुछ रणनीति है, और विधानसभा चुनाव नज़दीक है। पंजाब में वो कई बार ऐलान भी कर चुके हैं कि हम रैलियां नहीं होने देंगे, और इन्हीं तमाम जानकारियों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब बात किसानों की कर लेते हैं, जहां पर चंडीगढ़ में आज संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इसी को लेकर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या कुछ इसमें खास रह सकता है? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अमित, क्या कुछ उसमें खास रहने वाला है, बताएं। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये नए सीएम बनने के बाद किसान कर रहे हैं। देखिए, आपको ये ध्यान में रखना होगा, पंजाब में सीएम बदलने से भी बहुत फर्क पड़ता है किसानी आंदोलन में। तो कहीं ना कहीं एक मेजर चंक या एक मेजर सपोर्ट पंजाब से जाता है। तो उसी चीज को देखते हुए आज शायद बलबीर सिंह राजेवाल, जो संयुक्त किसान मोर्चे के प्रधान है, वो चंडीगढ़ में आके पीसी करने वाले हैं और वही बातचीत करने वाले हैं। जरूर को अपनी तरफ से कोई नया अल्टीमेटम या कोई अल्टम पूछेंगे या कोई सपोर्ट की मांग की जा सकती है। तो इससे ये भी हमें पता चल जाएगा कि क्या जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जो सपोर्ट दिया जा रहा था, क्या वो नए बने सीएम चरणजीत चन्नी भी उसी हिसाब से सपोर्ट देने वाले हैं, या फिर
उनके दौर में कोई नई डिमांड्स होंगी या कोई नई तरीके से ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि जाते आते अगर हम कंसिडर करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह गए कि आप पंजाब में आंदोलन बंद करें और सीधे जाके दिल्ली चले। पर अब सवाल ये उठता है कि चरणजीत चन्नी का क्या एटीट्यूड रहने वाला है। क्या वो कहेंगे कि जैसे पुराना आंदोलन चल रहा था किसानों से वैसे ही कंटिन्यू रखे, उनको उनका सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा, उनकी तरफ से कोई सख्ताई नहीं की जाएगी, या फिर उनकी तरफ से भी वही एक चीज रिपीट की जाएगी कि आप दिल्ली जाके सपोर्ट अपना प्रदर्शन करें, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। पर अब सवाल यही बहुत ज्यादा हो जाता है कि आखिर बलवीर राज्यपाल पंजाब आ रहे हैं, पंजाब में हम कहें चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे हम डायरेक्टली सीएम से जोड़ सकते हैं। पर अब ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि क्या क्या मुद्दों को या किस किस मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पर जो सबसे अहम मुद्दा हमें जानकारी मिल रही है वो पंजाब के नए सीएम को लेकर है। पर वहीं अब किसानी आंदोलन का अगला क्या रुख होने वाला है, अगली क्या तैयारियां होने वाली है, उस चीज को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो अब ये थोड़ा समय ही बताएगा कि आज करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उनकी तरफ से, जिसमें पंजाब सभी और स्पेसिफिकली करें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सीधे तौर पे ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, प्रेस को एक तरह से मैंडेट करके प्रेस से बातचीत करने के लिए। तो आमतौर पे ये अगर हम कहें कि स्टेप तभी उठाए जाते हैं जब प्रेस के जरिए या तो सरकार तक कोई बात पहुंचानी होती है या फिर कोई एक पब्लिक मैसेज रिलीज करना होता है। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही क्लियर हो पाएगा कि और किन किन मुद्दों के ऊपर आज चर्चा हो सकती है। अमित, जिस तरीके से पंजाब में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बयान दिया था किसानों पर कि आप हरियाणा और दिल्ली जाकर प्रदर्शन करें, उस बयान को किसानों ने बहुत कह सकते हैं कि उस पर बिखर गए थे किसान एक तरह से, और उन्होंने बहुत नाराजगी भी जताई थी इस बयान पर। अब जिस तरीके से सीएम बदले हैं तो किसानों का क्या रुख है? क्या वो चाहते हैं कि जो अब नए सीएम बने हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, वो उनका सपोर्ट करें और पंजाब में उनको प्रदर्शन की इजाजत दें? क्या इस तरीके के किसानों का रुख है? देखिए, यही एक बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, अगर हम कहें कि नए सीएम को बने अभी सिर्फ एक दिन हुआ है, अगर हम कहें तो अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए। तो अगर हम कल कंसिडर करें तो कल 11:30 के बजे उन्होंने अपना शपथ लिया था और पंजाब के नए सीएम बने थे। तो वही सवाल है कि क्या किसान उनके साथ है, नहीं है? क्या कांग्रेस को रैलीज करने की इजाजत दी जाएगी या उनको एक्सेप्शनली इजाजत दी जाएगी? ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि किसानों की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। ऑपोजिशन की तरफ से जरूर सबने बधाई दे दी है और अब काम की उम्मीद कर रहे हैं, पर किसानों की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया था। तो अब जो रिस्पांस आएगा, जो आज 11 बजे की टीसी है, ये किसानों का स्टैंड क्लियर करेगा। ये कहीं ना कहीं जानकारी मिल पाएगी या हम कहें किसान अपना रुख क्लियर करेंगे कि क्या हमें चाहिए, क्या हमारी डिमांड्स है, कि क्या नए सीएम, पंजाब के नए सीएम चरणजीत चन्नी उनके साथ खड़े हैं, क्या इन मुद्दों के ऊपर वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं? क्या जैसे पुरानी कांग्रेस सरकार लगातार किसानों के समर्थन में थी, तो क्या नई सरकार भी उनके साथ है या फिर उनकी तरफ से भी कोई एक फरमान जारी होगा? तो अगर कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि सरकार उनके साथ नहीं है, तो पंजाब में भी जहाँ पे अगर कहें आंदोलन चल रहा था पर उस तीव्रता से नहीं चल रहा था, तो जैसे दिल्ली बॉर्डर में चल रहा है, चाहे हरियाणा चल रहा है, उस हिसाब से शायद पंजाब में भी तेजी ला सकती है अगर किसानों को लगता है कि पंजाब के नए सीएम उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिपेंड करता है कि उनकी तरफ से क्या मैंडेट आता है और सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। देखिए, लेकिन किसानों की तरफ से सबसे अहम बात तो ये भी है कि किसानों ने पूरे तरीके से पंजाब में चुनावी माहौल में रैलियां करने पर एक तरीके से रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि रैलियों का विरोध होगा, नहीं करने दिया जाएगा। क्या लगता है, क्या वाकई इन रैलियों को लेकर आज कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, रैलियों को लेके पंजाब के अगर हम कहें कांग्रेस हाईकमान से बातचीत हुई थी इनकी। अगर हम कहें नवजोत सिंह सिद्धू गए थे, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह, अगर हम कहें कुलजीत नागरा, ये सब वहां पहुंचे थे, उन्होंने डिस्कशन किया था। तो अगर हम कहें कहीं ना कहीं और पार्टीज की रैलीज का लेके कोई भी डिसीजन लेना होता है तो कांग्रेस की हाईकमान ही लेती है, या फिर हम कहें पंजाब कांग्रेस के लेके पीबीसीएल के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी बातचीत पहले ही हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि देखिए, अगर मैं सरकार के एंगल से बात करते हैं तो सरकार को ऑलरेडी परमिशन मिली हुई है। जी हाँ, देखिए, अगर हम सीधे तौर पर बात करते हैं, उनको इजाजत दी गई है, पर उनको परमिशन है छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें 20, 30, 50 बंदे इकट्ठे हो, पर वो भी जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे कि कोई लॉन्चिंग होनी है, कोई ब्रिज खुलना है, कोई नई फैसिलिटी का उद्घाटन करना है, उन सब चीजों की इजाजत दी हुई है। तो कांग्रेस वहां पे ऑलरेडी, मतलब जो सरकारी अगर हम कहें प्रजातंत्र की तरफ से जितने भी अनाउंसमेंट होनी है उनकी इजाजत दी हुई है। सवाल जो हम कहते हैं सीधे तौर पे वो है सिर्फ पॉलिटिकल रैलीज के लिए, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, जैसे हम बड़ी बड़ी मास गैदरिंग करते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी स्पीचेस होते हैं, उन चीजों को लेकर इनकी रोक रखी गई थी। कई पार्टियों ने विरोध जरूर जताया था, पर उसके बाद उन्होंने समर्थन भी कर दिया था कि हम किसानों के साथ ही खड़े हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या नया रुख बदला जाएगा, क्योंकि किसानों की तरफ से एक सीधा मैंडेट दिया गया था, दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। जब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तब आपने जितनी चाहे रैलियां करनी है, आपने जहां रैलियां करनी है आप करें, उससे पहले आप हमारा आंदोलन वीक ना करें।
तो देखिए एक स्टैंड क्लियर है, वो अपनी तरफ से स्टैंड दे चुके हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि कितनी ज्यादा परमिशन दी जा रही है, या फिर हम बिल्कुल, कहें कि किसान किस क्या तरीके से कांग्रेस परमिशन दोबारा से देंगे, जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मानस भवन में सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप सभी दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी पूरे तरीके से जुटी हुई है। आपकी सेवा करना ही हमारा संकल्प है, आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है। बीजेपी प्रदेश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम पर ध्येय यही है कि गरीब, किसान और आमजन को उसका अधिकार मिले और उनका जीवन सरल बने, यही प्रयास है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि मेरे भाइयों और बहनों जो सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं वो चिंता ना करें। आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पहले ही कहा है कि विकलांग नहीं, हमारे भाई दिव्यांग है, यही उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। दिव्यांगजनों की जिंदगी को कैसे आसान बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। ये तमाम बातें शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। दिव्यांगजनों के लिए ये कार्यक्रम था सेवा ही समर्पण अभियान जो बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया और उन्हीं को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अहम बातें कही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी पूरे तरीके से जुटी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर दिव्यांगजनों को साइकिल भी वितरित कर रहे हैं, साथ ही साथ सम्मानित उनको कर रहे हैं और इसी के साथ उनका सम्मान भी इस दौरान किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए जुटी है और मध्य प्रदेश सरकार भी जुटी है, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। उन्होंने कहा कि आपकी सेवा करना ही हमारा संकल्प है और आपकी सेवा ही भगवान की पूजा के समान है। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। बीजेपी प्रदेश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। इसी के तहत ये ध्येय था और इसी के तहत ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने दिव्यांगजनों को संबोधित किया। दिव्यांगजनों के लिए यह कार्यक्रम था। दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनको सम्मानित भी किया और उनको राहत सामग्री भी वितरित की है। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही, ये कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास रहा? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो पूरे देश की अगर बात करें तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि उनके जन्मदिन पर किसी तरह से जो है जुलूस की रिया की ऐसे कोई भी आयोजन ना किए जाए। साथ ही उनके जो जन्मदिन में एक तरह से साधारण जन्मदिन मनाया जाता है, जिसपे गरीबों को लेकर जो है कई जन कल्याण योजनाएं होती हैं या फिर गरीबों का जो स्वागत सत्कार होता है वो किया जाता है। और इसी धूमधाम से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है सेवा ही समर्पण के तर्ज पर जो है सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भाजपा पूरे देश में मना रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो है अब पूरी तरह से भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के तमाम चाहे वो कोई भी नेता मंत्री हो, वो तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अब जो है भाजपा सेवा ही समर्पण अभियान चला रही है, जिसमें गरीबों को लेकर करीब कई ऐसी जन कल्याण योजनाएं चला रही है। साथ ही दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांगों के हित को लेकर ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि 17 सितंबर से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है उस दिन से लेकर 7 सितंबर तक जो है ये योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने भी कल भोपाल में इसकी शुभारंभ की है इस योजना की, और जिसमें उन्होंने मानस भवन में करीब दिव्यांगजनों को जो है कई ऐसे उपकरण वितरित किए हैं जो उनके लिए जन कल्याणकारी और उनके लिए उपयोगी है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 7 अक्टूबर तक जो है जो बीजेपी की तरफ से सेवा ही जन कल्याण योजना है, जो कि सेवा ही समर्पण अभियान है, इसके तहत जो है हर गरीब को उनका हक दिया जाएगा
और ऐसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो गरीब और वंचित लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। जी मुस्कान। बिल्कुल, ये देखिए, ये जिस तरीके से ऐलान किया है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने, उनको उपकरण भी भेंट किए हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से अभी दिव्यांगजनों की चिंता बीजेपी कर रही है, क्या वाकई ये एक चुनावी माहौल हो सकता है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है हर साल जो है बीजेपी सेवा ही समर्पण अभियान के तहत चलाती है। हालांकि इस बार भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन था और उसके बाद जो है भाजपा जो है उस दिन से जो है सेवा ही समर्पण अभियान चला रही है। चूंकि हर वर्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ऐसी करीब जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, सेवा समर्पण अभियान होता है, वो चलाया जाता है। तो हालांकि इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस समय भी वही जो योजना हर वर्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जो अभियान बीजेपी द्वारा चलाया जाता है वो भी इस बार चलाया गया। हालांकि इस बार अब जो है वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव है, पर उसको कांग्रेस की तरफ से देखे या अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखे तो वो इस कार्यक्रम को भी हालांकि चुनावी रणनीति के तहत जो है देखती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा जो सेवा समर्पण अभियान है वो करीब जो है 4 पंचवर्षीय योजनाओं से, यानी कि लगभग 17-18 सालों से जो है ये चीजें चलाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है ना कि एक जुलूस के तौर पर या फिर बैनर या पोस्टर की तर्ज पर न चलाते हुए जो गरीब लोग हैं या फिर दिव्यांगजन हैं उनको लेकर जो है सेवा समर्पण अभियान चलाकर भाजपा जो है उनको सम्मान प्रस्तुत करती है। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरीके से तमाम चीजें हुई है, यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, लोगों को उपकरण भी वितरित किए हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में और क्या कुछ खास रहा और आज का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि 7 अक्टूबर तक लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है? देखिए अब चूंकि 17 सितंबर से लेकर ये 7 अक्टूबर तक भाजपा के द्वारा जो है पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें, सिर्फ भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो है भाजपा की तरफ से वहां के जो लोकल नेता है उनकी तर्ज पर और उनकी सहयोग से जो है भाजपा द्वारा जो जन अभियान चलाया जा रहा है, सेवा ही समर्पण अभियान, वो अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें मुख्य उद्देश्य जो है पहला अगर कल की बात करें तो जहां दिव्यांगजनों को साइकिल या फिर ऐसे उपकरण भेंट किए गए हैं जो कि उनके लिए लाभकारी है या फिर उनके लिए उपयोगी है। ऐसे ही अब आगे की बात करें तो अब गरीबों को लेकर जब जैसे आज 7 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है तो प्रत्येक दिन हर नए गरीबों को लेकर वो जो भी वंचित है या फिर आवश्यक चीजें हैं वो उन तक मुहैया कराई जाएगी। जो जन समर्पण अभियान की बात करें, सेवा ही समर्पण अभियान है भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है, वो गांव-गांव तक जाकर चलाया जा रहा है। यानी कि गांव-गांव तक जो गरीब किसान हैं या फिर गरीब लोग हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं, उन सभी को जो है 7 अक्टूबर तक भाजपा की तरफ से ऐसा ही सेवा समर्पण अभियान के तहत जो है सेवा और समर्पण तो की ही जाएगी, साथ ही उनको लेकर जो भी लाभान्वित चीजें हैं वो भी उनको मुहैया कराने की भाजपा के द्वारा जो है कोशिश की जाएगी। जी मुस्कान। आज काफी अहम कार्यक्रम है। सीएम का आज क्या कुछ कार्यक्रम है इसी समर्पण अभियान को लेकर, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से कल दिव्यांगजनों से मिले, वहां पर उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं और उनको संबोधन भी किया। आज क्या कुछ सीएम का कार्यक्रम है? देखिए मुस्कान, आज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे कई कार्यक्रमों में पहुंचेंगे जहां वो चाहे आम किसान जो किसान है, हमारे भारत के किसान है, मध्य प्रदेश के जो किसान है उनको भी संबोधित करेंगे। उनको लेकर भी कई लाभकारी योजनाएं जो है वो उनको लेकर उद्घोषणा करेंगे, साथ ही उनको लाभ देने की बातें करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको लेकर भी कई घोषणाएं करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उम्मीदें जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीब लोगों के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ नई घोषणाएं यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और क्या क्या करते हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो ये 7 अक्टूबर तक ये जो सेवा समर्पण अभियान है ये चलाया जाएगा। तो यानी कि 7 तारीख तक भाजपा की तरफ से नई नई योजनाएं और नए नए लोगों के लिए जो है करीब ऐसी योजनाएं चलाने का अभियान है। साथ ही सेवा समर्पण अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक को उसका हक मिल सके और तमाम वो योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित हो सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है भाजपा की तरफ से ये अभियान जो है चलाया जाएगा। जी मुस्कान। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।